नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी की प्रसिद्ध हिंदी साहित्य इतिहास की पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक रहेगा नाटक और रंगमंच। नाटक गद्य विधा का विकास किस तरीके से हुआ, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक नाटक किस प्रकार लिखे गए, यह हमने कल की कक्षा में जाना था। अब नाटकों का प्रारंभ होने के बाद नाटकों की क्या स्थिति रही, रंगमंच की क्या भूमिका रही हिंदी साहित्य में नाटक विधा के विकास के विषय में, सबको आज की कक्षा में पढ़ेंगे। साथ ही साथ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को भी देखेंगे। प्रमुख नाटक और नाटककार और उनकी विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न और तथ्य भी आज की कक्षा में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। भारतेंदु के बाद नाटक आंदोलन कुछ समय तो गतिशील रहता है, पर क्रमशः शिथिल पड़ता जाता है। इसके पीछे कई कारण देखे जा सकते हैं। साहित्य क्षेत्र में उपन्यास का नया माध्यम लेखकों तथा पाठकों दोनों के बीच लोकप्रिय हो रहा था। दर्शकों में से बहुतेरे यंत्रावलंबित माध्यम सिनेमा की ओर आकर्षित हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि भारतेंदु जैसा केंद्रीय व्यक्तित्व फिर कोई दूसरा नहीं हुआ, जिसके इर्द गिर्द एक मित्र मंडली बनती और नाटक के सामूहिक माध्यम में सक्रिय रुचि लेती। इस प्रसंग में यह भी स्मरणीय है कि हिंदी क्षेत्र में रंगमंच के विकास के लिए कई प्रकार के सामाजिक अवरोध थे, जैसे छुआछूत की भावना और पर्दा प्रथा। इस दृष्टि से पुनर्जागरण के अग्रणी प्रदेश बंगाल और महाराष्ट्र की तुलना में यह क्षेत्र पिछड़ा रहा है। जिस क्षेत्र में सामाजिक समरसता अधिक होगी, सामान्यतः वहां का रंगमंच और फलतः नाटक विकसित होगा। भारतेंदु के समय में और उनके बाद हिंदी क्षेत्र में नाटक या तो व्यावसायिक पारसी मंडलियों द्वारा खेले जाते थे या कुछ प्रबुद्ध साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों द्वारा। यह व्यावसायिक तथा शौकिया दोनों प्रकार के मंच चलते रहे। पहला आधुनिक रंगमंच बांग्ला का है, जिसके अंतर्गत कलकत्ता में एक रूसी नागरिक लेवडेव द्वारा 1800 सही से इसमें दिख नहीं पा रहा, एक सेकंड रुकिए। 1794 में एक बांग्ला अनुवाद का मंचन हुआ। दूसरा बड़ा नगर बंबई था, जहां पारसी रंगमंच पर हिंदी नाटक की शुरुआत 1871 में विक्टोरिया नाटक मंडली द्वारा हुई। अगले वर्ष से ही अलग अलग सेठों की कंपनियां उत्तर भारत के छोटे बड़े नगरों में घूम घूमकर तंबू लगाकर अपनी प्रस्तुतियां करती थी। इनके कथानक दो प्रकार के थे, या तो पौराणिक, धार्मिक या इश्किया, बहुत कुछ आज के सामान्य बम्बईया सिनेमा की तरह। इनके लिए नाटक लिखने वालों में प्रसिद्ध हुए नारायण प्रसाद वेताब, आगा हश्र कश्मीरी तथा राधेश्याम कथावाचक। इनकी भाषा हिंदू उर्दू मिश्र तथा शैली अधिकांशतः पद्यबद्ध थी। पारसी मंडलियों का दौर प्राय 1930 तक बना रहा, जब धीरे धीरे सिनेमा के प्रचलन के साथ साथ ये क्रमशः समाप्त हो गई। पारसी कंपनियों के अभिनय से हिंदी के अधिकतर नाटककार क्षुब्ध थे। इनकी प्रवृत्ति व्यावसायिक और रुचि सस्ती थी। भारतेंदु तथा जयशंकर प्रसाद दोनों ने नाटक विषयक अपने निबंधों में इनकी प्रस्तुतियों की भर्त्सना की है। यद्यपि इनकी कुछ प्रविधियों को उन्होंने जाने अनजाने में अपनाया भी, जैसे संगीत की अधिकता, पद्यबद्ध संवाद, कथा विधान में संयोग और आकस्मिकता तथा समूचे प्रदर्शन में अति नाटकीयता का आग्रह। भारतेंदु के बाद भी हिंदी क्षेत्र में व्यावसायिक और शौकिया दोनों प्रकार के रंगमंच का सह अस्तित्व बना रहा। 1886 के आसपास कानपुर में कई नाट्य मंडलियां बनी। इलाहाबाद में 2 मंडलियां स्थापित हुई, श्री रामलीला नाटक मंडली तथा हिंदी नाट्य समिति। ये इलाहाबाद वाली दोनों नाटक मंडलियां आप याद रखेंगे, श्री रामलीला नाटक मंडली तथा हिंदी नाट्य समिति। (1889) तथा 1908 माधव शुक्ल और उनके मित्रों की प्रेरणा इनके पीछे सक्रिय थी। माधव शुक्ल का नाम विशेषता आता है हिंदी के ये जो रंगमंच वाले रंगमंच कार्यकर्मी है इनमें। बाद में जब वे अपनी सेवाओं के सिलसिले में लखनऊ और जौनपुर रहे, तो वहां भी उन्होंने रंग मंडल बनाए। कुछ महत्वपूर्ण नाटक जैसे सिया स्वयंवर, महाभारत पूर्वार्ध, माधव शुक्ल तथा महाराणा प्रताप, राधा कृष्णदास पहली बार इन्हीं
शौकिया नाट्य मंडलियों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। काशी में भी इन दिनों कई नाट्य मंडलियां स्थापित हुई, जिनमें भारतेंदु नाटक मंडली 1906 और नागरी नाटक मंडली 1908 प्रमुख हैं। इनके पीछे भारतेंदु के परिवार के बाबू ब्रजचंद्र की प्रेरणा थी। इन मंडलियों में भारतेंदु और उनके परिवर्तियों के नाटक खेले। कलकत्ता में माधव शुक्ल के प्रयत्नों से एक और संस्था बनी, हिंदी नाट्य परिषद 1906। कलकत्ता की पारसी कंपनियों के बीच इस नाट्य परिषद की प्रस्तुतियां व्यावसायिकता के बीच उभरती हुई नई रंग चेतना का प्रमाण थी। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दोनों प्रकार का नाट्य लेखन चलता रहा। नारायण प्रसाद बेताब के कौन से नाटक फेमस हुए? कृष्ण सुदामा, गोरख धंधा, मीठा जहर, रामायण नाटक, संपूर्ण नाटक, महाभारत। आगा हश्र कश्मीरी के फेमस हुए अछूता दामन, असीरे हिर्स, खूबसूरत बला, चंडीदास नाटक, जहरी सांप, भीष्म प्रतिज्ञा, विल्व मंगल, यहूदी की लड़की। राधेश्याम कथावाचक के थे कृष्ण सुदामा और घंटापथ। तुलसी दत्त शैदा के थे जनक नंदिनी, नारी हृदय, भक्त सूरदास और विल्व मंगल। तुलसी दत्त शैदा, राधेश और आगा हश्र कश्मीरी दोनों ने लिखा। वे पारसी थिएटर के लिए नाटक लिखते थे। दूसरी ओर भारतेंदु की साहित्यिक परंपरा थी, जिसमें माधव शुक्ल महाभारत पूर्वार्ध, सीए स्वयंवर लिख रहे थे। बद्रीनाथ भट्ट कुरुवन दहन नाटक, चंद्रगुप्त लिख रहे थे। आनंद प्रसाद कपूर ने लिखा कलयुग नाटक, संसार स्वप्न और सुनहला विश्व। जमुना प्रसाद मेहरा ने लिखा मोर ध्वज, सती चिंता, हिंदी नाटक। दुर्गा प्रसाद गुप्त लिख रहे थे नाटक मीराबाई, अभिमन्यु वध नाटक, गरीब किसान नाटक। हरिदास माणिक लिख रहे थे संयोगिता हरण अथवा पृथ्वीराज नाटक। पांडव प्रताप तथा सम्राट युधिष्ठिर नाटक। श्रवण कुमार। तो कुल मिला के इसमें जो जीवन चरित्र है उससे रिलेटेड नाटक प्रारंभ में खूब लिखे गए। अब आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी कृष्णार्जुन युद्ध के नाम से उल्लेखनीय है। इन लेखकों की नाट्य कृतियों की अधूरी सूची से भी स्पष्ट है कि दोनों ओर के नाटककारों ने दो प्रकार के कथानकों को विशेष रूप से चुना, धार्मिक पौराणिक वृत्त तथा इश्किया दास्तान। वृत्त भी अधिकतर ऐसे लिए गए जिनमें श्रृंगार, वीर और करुण, इनमें से कोई एक रस या कि तीनों का मिला जुला रूप अभिव्यक्ति पा सके। सत्य हरिश्चंद्र, वीर अभिमन्यु या कि श्रवण कुमार के कथानक अपनी करुण चेष्टाओं के कारण अधिक लोकप्रिय थे। फिर भी यह भी कि करुण रस नाट्यशाला में संक्रामक अधिक होता था। इन रचनाओं के शीर्षकों में अधिकतर नाटक शब्द का उल्लेख, जैसे इन वृत्तियों की नाटकीयता या कहना चाहिए अति नाटकीयता को ही घोषित करता है। पुनर्जागरण की चेतना को व्यक्त करने की उत्सुकता में इन नाटकों का संदेश सदैव ही मुखर हो गया है। अपनी हर पक्ष में ये अति कथन के नाटक हैं। उस युग में वस्तुतः अति कथन और नाटक का पर्याय जैसा मान लिया है। भाषा शैली की दृष्टि से जहाँ पारसी कंपनियों के नाटक पूरी तरह उर्दू की ओर झुके हुए हैं, वहाँ शौकिया कोटि के नाटकों की भाषा की शैली साहित्यिक है। संवाद बीच बीच पद्यवद आ जाते हैं। सामाजिक दृष्टि से अलग अलग प्रकार के चरित्रों के लिए अलग तरह की भाषा का प्रयोग है। संगीत बहुलता की प्रवृत्ति प्राय सर्वत्र मिलेगी। कुल मिलाकर ये नाटक संस्कृत नाट्य परंपरा के साथ लोकमंच और पारसी रंगमंच के लोकप्रिय तत्वों को मिलाकर रचे गए हैं। ठीक है, तो अब इसको आज की कक्षा छोटी ही रखेंगे किसी भी कारण से, और कल आपका ये नाटक वाला टॉपिक मैं पूरा कर दूंगी। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को कल देखेंगे। तो चंद्रगुप्त वगैरह है जो भी फेमस नाटक है। कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद।